नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सबों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि हम लोग क्लास 9 के पहला अध्याय हमारे आसपास के पदार्थ मैटर इन आवर सराउंडिंग का प्रश्न देख रहे थे, जिसमें हम लोग 7 नंबर तक प्रश्न देखे थे। अब अगला जो 8वां नंबर सवाल है उसको देखने जा रहे हैं। 8वां नंबर जो सवाल है बच्चों, बड़ा ही रोमांचक है और हमारे व्यवहारिक जीवन में देखने को अक्सर मिलता है कि खौलते हुए जो जल है, उबलते हुए या खौलते हुए जिसको भी कहते हैं हम लोग, और उसमें अगर किसी वजह से गलती से हाथ चला जाता है तो जल जाता है, और भाप से भी हाथ जल जाता है। जैसे देखते होंगे कि गरम गरम रोटी जब आप खाते हैं या मान लीजिए कुछ पक रहा है और ढक्कन एकाएक आप उठा दिए खाना पकाते समय, तो आपका जो हाथ होता है या चेहरा वगैरह झुलस जाता है। तो दोनों से जलता है, उबलते हुए जल से भी जलता है और भाप से भी जलता है। लेकिन आपका जो सवाल है, हम लोग का जो सवाल है वो है कि उबलते हुए जल अथवा भाप में से जलने की तीव्रता किसमें अधिक महसूस होती है। उम्मीद है कि आप लोग बहुत बार इससे रूबरू हुए होंगे और आप उत्तर भी आप जानते होंगे। तो स्वाभाविक है कि हम लोग जानते हैं कि भाप से जलता है। अब सवाल है बच्चों की, ये तो आंसर तो बता दिए कि भाप से जलता है, लेकिन अब जानने की ये है कि ऐसा क्यों होता है। तो देखिए, अगर जल जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर खौल रहा है और खौल करके भाप बन रहा है, और अगर मान लीजिए ऐसा हो कि टेम्परेचर भाप का जितना है उतना ही जल का है, जल का भी खौलते हुए जल का 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और यहाँ भाप का भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब बच्चों ये बात आप सोचिए थोड़ा, ठीक है, कि स्टेट तो चेंज हो गया, ये लिक्विड जो है वाष्प में बदल गया, यानी जल जो है वाष्प में बदल गया, गैस में बदल गया, लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। तो होता क्या है कि ये जो है हीट लिया वेपर में बदलने के लिए, और वो हीट लिया लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। तो अगर एक स्टेट, किसी पदार्थ का एक स्टेट दूसरे स्टेट में चेंज हो और तापमान में कोई परिवर्तन नहीं हो, तो इसमें जो ऊष्मा का जो ट्रांसफ़र होता है उस ऊष्मा को कहते हैं गुप्त ऊष्मा कहते हैं। और यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि भाप बन रहा है, इसीलिए इस गुप्त ऊष्मा को हम लोग लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। गुप्त ऊष्मा को ही इंग्लिश में लैटेंट हीट कहा जाता है, अंग्रेजी में लैटेंट हीट कहा जाता है। देखिए, एक्चुअली जो भाप से उबलते हुए जल की तुलना में अधिक जलता है उसको आप इस रूप में लिख सकते हैं। भाप के कणों की जो ऊर्जा होती है उबलते हुए जल की कणों की तुलना में अधिक होती है। भाप की इस अतिरिक्त जो ऊष्मा है, ऊर्जा है, उसको हम लोग वाष्पशीलता की गुप्त ऊष्मा कहते हैं, जिसका मान जल के लिए 540 कैलोरी पर ग्राम होता है। इसी कारण से भाप से जलने की तीव्रता खौलते जल से अधिक होती है। आपका सवाल यही न, आपका जो सवाल था बच्चों यही न था कि उबलते हुए जल अथवा भाप में से जलने की तीव्रता किसमें अधिक महसूस होती है। आपने बताया था कि भाप से, लेकिन क्यों? तो आपको मैंने बताया कि भाप के जो कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, उसमें उसकी ऊर्जा ज़्यादा होती है। किसकी तुलना में? जल के कणों की तुलना में, खौलते हुए जल की कणों की तुलना में। और उसकी वजह होती है गुप्त ऊष्मा व लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन।
उम्मीद है कि आपको ये सवाल का जो उत्तर है वो समझ में आया होगा। अब हम लोग अगला सवाल देखने जा रहे हैं, जो और भी रोमांचक है और कहिए कि एक खेल में उसको हल करने का है। आप लोग दोस्तों के बीच भी उसको चर्चा कीजिएगा, और जब चर्चा कीजिएगा तो आप पाइएगा कि आसानी से आप उसको हल कर लीजिएगा। मैं उसको आप लोग के साथ हल करने जा रहा हूँ। तो बच्चों, हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित चित्र के लिए ए, बी, सी, डी, ई तथा एफ की अवस्था परिवर्तन को नामांकित करें। अवस्था परिवर्तन यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि जब कोई पदार्थ के एक अवस्था दूसरी अवस्था में जब बदलता है तो उस प्रक्रिया का, उस प्रोसेस का क्या नाम है, आपसे नाम पूछ रहा है। हम देख रहे हैं कि जब लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो ऊष्मा में वृद्धि हो रहा है और दाब में कमी हो रहा है। यानी कहने का मतलब, जब हम बाएं से दाएं जा रहे हैं तो जो पदार्थ की अवस्था है, उसके जो कण हैं, उसके जो पार्टिकल्स हैं, उसकी ऊर्जा में वृद्धि हो रही है। जब ऊर्जा में वृद्धि होगा बच्चों, तो उसके बीच आकर्षण बल कम होगा, वो आकर्षण बल को कम करेगा और कण के बीच जो दूरी है, स्पेस जो है, इंटरमोलिकुलर स्पेस जो है, वो बढ़ेगा। उसको हम गैस जैसे है तो उसमें ज़्यादा स्पेस होगा, द्रव के कणों के बीच स्पेस उसके तुलना में कम होगा और ठोस में नगण्य होगा, न के बराबर होगा। तो हम पहले उस प्रोसेस का चर्चा करें जिसमें ठोस से द्रव बन रहा है और द्रव से गैस बन रहा है। तो ठोस से द्रव कब बनेगा? जब हम लोग ठोस को गर्म करेंगे, यानी हीट करेंगे। तो जब हम ठोस को हीट करते हैं या द्रव में बनता है, उस प्रोसेस को हम लोग फ्यूजन या मेल्टिंग कहते हैं। फ्यूजन और मेल्टिंग कहते हैं। फ्यूजन और मेल्टिंग कहते हैं, गलना। ठीक है ना, समझ रहे होंगे बच्चों। मेल्टिंग कहते हैं गलना, पिघलना। और जब हम द्रव को देखिए, ये ठोस द्रव में कब बना? जब इसको हमने हीट किया। क्या किया है? हीट किया है। अब द्रव को जब हीट करेंगे तो गैस बनेगा। इसको जब हीट करेंगे तो गैस बनेगा, और द्रव से जो गैस बनता है उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन, वाष्पीकरण। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? वाष्पीकरण। वाष्पीकरण। अब देखिए, गैस को अगर हम कूल करेंगे, ठंडा करेंगे, तो क्या होगा? उसके पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब आएगा, यानी उसके बीच स्पेस घटेगा। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण बल जिसको कहते हैं हिंदी में, वो बढ़ेगा, और इस प्रोसेस का नाम होगा कंडेंसेशन। कंडेंसेशन। हिंदी में इसको कहते हैं बच्चों संघनन। संघनन। अब देखिए बच्चे, हम लोग द्रव को कूल कर रहे हैं,
तो द्रव को जब ठंडा किसी चीज़ को करते हैं तो जमता है ना, जिसको जमना कहते हैं हिंदी में, और अंग्रेजी में उसको कहते हैं फ्रीजिंग। अंग्रेजी में इसको कहते हैं फ्रीजिंग, जमना, जमना। ये कब होगा? जब द्रव को आप कूल करेंगे। तो एक जगह पर आप लिखेंगे फ्यूजन और मेल्टिंग, मेल्टिंग, पिघलना, बी के जगह पर लिखेंगे वेपराइजेशन, या इसी को बोलेंगे हम लोग वाष्पीकरण। सी के जगह पर लिखेंगे बच्चे कंडेंसेशन, हिंदी में बोलते हैं इसको संघनन, संघनन। और डी के जगह पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चे? फ्रीजिंग, फ्रीजिंग। हिंदी में इसको कहिएगा जमना। तो हम लोग कौन कौन प्रोसेस को पहचान ले बच्चे? ठोस से द्रव में बदलता है उस प्रोसेस को, द्रव से गैस, गैस से द्रव और द्रव से ठोस। लेकिन यहाँ देखिए दो और बच गया बच्चे, कौन कौन? ई और एफ, समझ रहे हैं ना? कौन कौन बच गया? ई और एफ। अब इन दोनों को भी हम लोग देखेंगे कि ई जो प्रोसेस है उसका क्या नाम है। तो आप लोग को देखिए, जब हम लोग सवाल का हल कर रहे थे तो भी इसको पढ़े थे, और इसके पहले जब आप इस अध्याय को विस्तार से पढ़ रहे थे उस समय भी हम लोगों ने चर्चा किया था कि कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जिसको जब हम गर्म करते हैं तो बिना द्रव अवस्था में गए हुए सीधे गैस की अवस्था में बदल जाता है। जैसे हम आपको एकदम एक घरेलू उदाहरण देकर बताए थे कि कपूर जो होता है, जिसको पूजा वूजा में लोग आरती के लिए भी देखते होंगे यूज करते हैं, आप लोग पहचानते हैं, सफ़ेद कलर का एकदम उजला होता है। तो आपके माँ या और जो घर के सदस्य हैं वो इसका अक्सर यूज करते हैं, आप भी करते होंगे, हम भी करते हैं। तो कपूर को अगर खुले में रख दिया जाए तो पता चले कि कुछ दिन में कुछ भी उसका अवशेष नहीं बचा, तो होता क्या है कि वो वातावरण से ऊष्मा प्राप्त करके सीधे गैस में बदल जाता है और हवा में मिल जाता है, मिल करके इधर उधर विसरण के द्वारा फैल जाता है। तो कपूर ही केवल वैसे पदार्थ नहीं हैं, उसके अलावे भी बहुत सारे हैं। जैसे आप पीछे पढ़े थे, नेपथैलीन है, अमोनियम क्लोराइड है, फिर एक आपने पढ़ा था एंथ्रासीन है। तो ये सारे ऐसे पदार्थ हैं जो गर्म करने पर ठोस से सीधे गैस में बदलते हैं। अब सवाल है कि इस प्रोसेस का नाम क्या है? तो इस प्रोसेस का नाम है बच्चों ऊर्ध्वपातन। क्या नाम है? ऊर्ध्वपातन। समझ रहे होंगे बच्चों, ऊर्ध्वपातन, और अंग्रेजी में इसको कहते हैं सब्लिमेशन। क्या कहते हैं? सब्लिमेशन, सब्लिमेशन। और हिंदी में बोलते हैं इसको ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन। तो हमारा ई जो है वो प्रोसेस होगा सब्लिमेशन। समझ रहे होंगे बच्चों,
सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन। एक प्रोसेस हम लोग का और बच गया है एफ। देखिए एफ में क्या दिखा रहा है, ये जो एरो है उससे ये पता चल रहा है कि गैस को जब कूल किया जा रहा है तो डायरेक्टली यानी बिना द्रव की अवस्था में गए हुए, सीधे बिना द्रव की अवस्था में गए हुए किस में बदल जा रहा है, ठोस में। तो इस प्रोसेस का क्या नाम है? तो देखिए बच्चों लोग, इस प्रोसेस को एक्चुअली लोग कह देते हैं डीसब्लिमेशन, कुछ लोग इसको डिपोजिशन भी कहते हैं। बहुत सारे किताब में लिखा हुआ है या बहुत सारे एक्सपर्ट का कहना है कि इसको डिपोजिशन कहेंगे, हिंदी में निक्षेपण कहेंगे। तो आप इसको डीसब्लिमेशन भी कह सकते हैं, डिपोजिशन भी कह सकते हैं, और हिंदी में इसको कहेंगे निक्षेपण। और ये जो है सब्लिमेशन का अपोजिट है, सब्लिमेशन का अपोजिट है। और इस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग डीसब्लिमेशन, या इसको कहिएगा डिपोजिशन, और हिंदी में इसको कहिएगा निक्षेपण, निक्षेपण। तो ये जो प्रोसेस है इसका नाम होगा डीसब्लिमेशन, सब्लिमेशन, और डिपोजिशन, हिंदी में इसको बोलिएगा निक्षेपण। ठीक है ना बच्चों, इसको क्या बोलिएगा, डीसब्लिमेशन और डिपोजिशन और निक्षेपण। देखिए बच्चों, तो ये सारे जो सवाल अभी हम लोग पिछले कुछ क्लास में देखे, ये अध्याय के जो अंत में अभ्यास के लिए दिए जाते हैं वो सारे प्रश्न थे। इसके अलावे भी हम लोग के जो अध्याय है उसके बीच बीच में देखे होंगे कि बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न दिए हुए हैं, जिसको अगर हम हल कर लेंगे दोस्तों के बीच हमारे साथ, तो बहुत अधिक आप लाभान्वित होंगे। तो हम अब उन सारे सवालों का भी चर्चा करने जा रहे हैं जो इस अध्याय के बीच बीच में जो पृष्ठ हैं उस पर दिए हुए हैं। और इसमें हम करेंगे क्या कि पृष्ठ संख्या लिख देंगे, ताकि आपको उस प्रश्न को ढूंढने, समझने और हल करने में सुविधा हो। तो बच्चों, अब हम लोग जो अध्याय के बीच में पृष्ठों पर जो प्रश्न दिए हुए हैं उसको देख रहे हैं, जिसमें पेज नंबर 4 पर पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं। तो बड़ा रोमांचक सवाल है और बड़ा कॉमन सवाल है, जो कि आपको सबसे शुरुआत में बतलाया गया है। तो इसको आगे जानने से पहले बच्चों, हम लोग पदार्थ की जो परिभाषा बताया गया है उसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। तो आपको याद होगा कि पदार्थ की परिभाषा जो बतलाया गया है या आप लोगों ने पूर्व से जो पढ़ा होगा वो इस प्रकार है, कोई भी वस्तु जो जगह घेरता हो, जगह घेरने का मतलब हुआ कि जिसमें आयतन हो और जिसमें द्रव्यमान हो, और हमारे पांचों ज्ञानेंद्रियों में से, ज्ञानेंद्रियां हमारे शरीर में पता ही आपको 5 है, आई, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन, उसमें किसी के द्वारा अनुभव किया जा सके। यानी ये तीनों चीज़ होना चाहिए, उसमें आयतन भी होना चाहिए, द्रव्यमान भी होना चाहिए, और उसको हम लोग छू करके या आँख से, ठीक है, या और जो दूसरी ज्ञानेंद्रियां हैं उससे अनुभव कर सके।
तो कुर्सी वायु गंध, गंध यानी गैस है, क्योंकि किसी गंध आ रहा है, इसके मतलब हुआ कि वो कोई भी पदार्थ वाष्पशील होकर के हवा में मिल गया है और विसर्जन के द्वारा फैल करके हमारे तक या और लोगों तक दूर दूर तक फैल गया है, तो भी गैस से ही हुआ। तो गंध, बादाम, शीतल पे आप समझ ही रहे हैं, थम्स अप, कोको कोला, इत्र की सुगंध, इत्र जो सेंट जो आप लोग कहते हैं, तो आप लोग जानते हैं कि ये सब जगह घेरता है, यानी इसमें आयतन होता है। शीतल पेय है तो आप बोतल में रखेंगे ही, कुर्सी है तो कहीं भी रखें तो जगह घेरेगा ही, उसमें मास होगा भी। वायु है, एयर जैसे बैलून में भरते हैं तो जगह घेरता ही है। बैलून पहले जो खाली है उसके वजन कर लें और एयर भरने के बाद, वायु भरने के बाद वजन करें, तो इससे आप समझ सकते हैं कि मास होता है वायु में। शीतल पे जो खाली बोतल है और उसमें फिर शीतल पे भर करके उसके वजन कीजिए, उसमें भी मास है, जगह घेरता ही है। इत्र की सुगंध, इत्र एक बताए थे आपको कि वाष्पशील द्रव है जो हवा के संपर्क में आने पर वाष्प में बदल करके हवा में मिल जाता है और विसर्जन के द्वारा दूर दूर तक फैल जाता है। तो ये जो आप देखें, इससे आपको साफ पता चला कि कुर्सी, वायु, गंध, बादाम, शीतल पेय एवं मित्र की सुगंध ये जगह घेरता है, यानी इसमें आयतन है, इसमें द्रव्यमान है और इसको हम अनुभव कर सकते हैं। इसके मतलब ये जो है कुर्सी, वायु, गंध, बादाम, शीतल पेय एवं मित्र की सुगंध ये सब पदार्थ है। जबकि स्नेह, स्नेह माने प्यार, घृणा, कोई आपसे मान लीजिए घृणा करता है। शीत, शीत करने का मतलब ये हुआ कि ठंडा अनुभव करते हैं, लेकिन आप अगर जो ठंडा अनुभव करते हैं, कोई आपसे ये कह दिया कि कितना ग्राम ठंडा अनुभव करते हैं, कितना आपसे घृणा करते हैं, को माँ आपसे कितना स्नेह करती है, आपके पिताजी आपसे कितना स्नेह करते हैं, तो क्या उसका आयतन और मास आप बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे, संभव नहीं है। ठीक है, इसके मतलब है कि इसमें आयतन और द्रव्यमान नहीं होता है, और जिसमें आयतन और द्रव्यमान नहीं होता है उसको हम पदार्थ नहीं कहेंगे। तो स्नेह, घृणा, शीत एवं विचार ये अनुभव तो करते हैं कि हमको कोई प्यार कर रहा है, हमसे कोई घृणा कर रहा है, हमें ठंडक लग रही है, ये उनका विचार अच्छा है, उनका विचार खराब है, या मेरा विचार क्या है, आपका विचार क्या है, ये सब तो हम लोग जज करते हैं। लेकिन ये कितना इसका आयतन और द्रव्यमान है, इसको आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ये होता ही नहीं है। इसीलिए आप सिंपली बोल्डली कह सकते हैं कि स्नेह, घृणा, शीत एवं विचार में आयतन और द्रव्यमान नहीं होता है, इसीलिए ये पदार्थ का उदाहरण नहीं है। उम्मीद है कि तो ऐसा है बच्चों कि आप लोग इस जो अभी हम सवाल किए उसको आप अच्छा समझेंगे, और जो पृष्ठ संख्या चौथे जो 4 है उसके शेष सवाल और अगले पृष्ठ में जो सवाल छपे हुए हैं उन सारे सवालों को हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, विस्तार से उस पर चर्चा करेंगे। उम्मीद है कि आप इन सब सवालों को ठीक से समझे होंगे और अपने दोस्तों के बीच चर्चा करेंगे तो काफ़ी लाभान्वित होंगे। और इसी के साथ मैं आज का जो क्लास है उसको समाप्त करता हूँ। इस आप लोगों ने बहुत अच्छा सहयोग किया, इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं एवं धन्यवाद।